हेलो बच्चों, मेरा नाम विनीत कुमार शर्मा और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 क्लास 11th का। इससे पहले वाली क्लास में हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, जिसमें हमने सीखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, की अकाउंटिंग क्या क्या चीजें होती हैं, अकाउंटिंग क्या है क्या नहीं है, अकाउंटेंसी क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। और बेटा ये चैप्टर 2 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके अकाउंटिंग पर्पज से। इसके अंदर आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाई जाएंगी और वो सारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाई जाएंगी, जिनका पूरा का पूरा यूज आपका 11th क्लास में 12th क्लास में होने वाला है। मतलब ये जो कुछ अकाउंटिंग टर्म्स आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है, जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स, कैपिटल, ये बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स आपको यूज होंगे अकाउंटिंग के अंदर। तो ये अकाउंटिंग टर्म्स हम पढ़ेंगे और सीखेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। एक बात ध्यान से सुन लेना सारे बच्चे, क्लास लेने से पहले सारे बच्चे कॉपी किताब लेकर बैठेंगे, पेन लेकर बैठेंगे। जब मैं समझा रहूंगा आप समझेंगे और जब मैं कहूंगा कि आप कॉपी कर लो तब आप कॉपी करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल ध्यान से आपको फुल कंसंट्रेशन से पूरी क्लास सुननी है और पूरी क्लास पढ़नी है। देखो बेटा, पहला अकाउंटिंग टर्म्स है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये वो वर्ड्स हैं जो हमारे अकाउंटिंग के अंदर यूज होते हैं। आप बहुत सारे बच्चे इन वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो समझते हैं ध्यान से। पहला अकाउंटिंग टर्म्स है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है समझना बिल्कुल ध्यान से। बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है बिजनेस ट्रांजैक्शन? देखो, ऐसी ट्रांजैक्शन, पिछले उसमें मैंने वैसे ये समझाया था पिछली क्लास में, मगर फिर भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड हो, वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने समझाया था लास्ट क्लास में, फिर भी दोबारा समझा रहा हूं। ऐसी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से कनेक्टेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेड सैलरीज टू एम्प्लॉय, पेड सैलरी टू एम्प्लॉय, इसका मतलब। और दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, पेड रेंट दो एग्जाम्पल हमने लिए, पेड सैलरी टू एम्प्लॉय, पेड रेंट ऑफ हाउस। अब दोनों चीजें बिल्कुल ध्यान से समझना। पेड सैलरी टू एम्प्लॉय, ये जो एम्प्लॉय है हमारा जिसकी हमने सैलरी पे की है, ये एम्प्लॉय कहां जॉब करता है? बिजनेस के अंदर जॉब करता है, तो ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। और दूसरा ऑप्शन है पेड रेंट ऑफ हाउस, कि हमने हाउस का रेंट पेड किया। तो बेटा, घर का रेंट पे करना, होम का रेंट पे करना, ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। समझना ध्यान से। बिजनेस के अंदर होने वाली सारी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। घर के लिए हम सब्जी खरीद के लाए, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। हाँ, बिजनेस के लिए हम परचेज करके लाए कुछ चीज, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस के लिए कोई सेल करते हैं, बिजनेस के लिए कोई प्रॉफिट कमाते हैं, बिजनेस के लिए कोई एक्सपेंसेस करते हैं, कोई इनकम करते हैं, वो सब बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन which transaction are related to business, it is called business transactions। मतलब जो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड होती है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाती है। जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड होती है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाती है, और घर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाती। लिख लेंगे इसके बारे में, बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में, कि विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस, इट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब समझना बड़े ध्यान से, कंसंट्रेशन से समझना, बहुत ध्यान से। बिजनेस के अंदर होने वाला कोई भी काम, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है ना। बिजनेस के अंदर होने वाला कोई भी काम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है ना। अब घर पे कोई काम हो रहा हो, घर का कोई काम हो, घर पे पुताई वाला काम कर रहा है, ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, ये घर की ट्रांजैक्शन है।
है ना। तो बिजनेस के अंदर होने वाला कोई भी काम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है, ना कि घर के अंदर होने वाला कोई भी काम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के अंदर होती है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। दिमाग में बिठा लो इस बात को, है ना, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो तसल्ली से एकदम। बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं? वो ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस से रिलेटेड हो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं। ओके बेटा, ओके, ठीक। पहला हमने पढ़ लिया, वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड हो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाती है ना, पहला हमने पढ़ लिया। दूसरा पढ़ते हैं अकाउंट्स। सेकंड टर्म्स पढ़ते हैं अकाउंट्स क्या होता है। बहुत ध्यान से समझना, अकाउंट्स क्या होता है? जब भी हम किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को कहीं पर रिकॉर्ड करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से, जब भी हम किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को, इसका मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन है ब्लूटूथ नहीं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को कहीं पर रिकॉर्ड करते हैं और जहां पर हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा अकाउंट, उसको हम बोलते हैं बेटा अकाउंट। अब समझना, कोई तुमसे पूछे अकाउंट्स क्या है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक एक टर्म से समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोई तुमसे पूछे अकाउंट्स क्या है, तो बहुत सिंपल वर्ड में बोलना है, जहां पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है वो अकाउंट कहलाता है। जहां पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब एक अकाउंट, एक खाता, जहां पर देखो फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस के अंदर परचेज की भी ट्रांजैक्शन हुई है, मेरे बिजनेस के अंदर सेल्स की भी ट्रांजैक्शन हुई है, मेरे बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस की भी ट्रांजैक्शन हुई है, मेरे बिजनेस के अंदर इनकम की भी ट्रांजैक्शन हुई है, प्रॉफिट की भी ट्रांजैक्शन हुई है। तो परचेज की ट्रांजैक्शन मैंने परचेज अकाउंट में भेज दी। अब ये अकाउंट क्या है? ये अकाउंट वो अकाउंट है जहां पर मैं परचेज की ट्रांजैक्शंस को लिख रहा हूं, है ना। सेल्स की ट्रांजैक्शन मैंने सेल्स अकाउंट में भेज दी। अब ये सेल अकाउंट क्या है कि ये वो अकाउंट है जहां पर मैं सेल्स की ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं। तो हम अकाउंट से पहले जिसकी ट्रांजैक्शन लिखते हैं उसका नाम लिख देते हैं। यहां अकाउंट से पहले मैंने परचेज लिख दिया, यहां अकाउंट से पहले मैंने सेल्स लिख दिया, यहां एक्सपेंसेस अकाउंट खोल देता हूं, है ना। तो ऐसा अकाउंट क्या है कि वो अकाउंट जहां पर मैं एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं। तो अकाउंट से पहले हम उसका नाम लिख देते हैं कि यहां पर बिजनेस की कौन सी ट्रांजैक्शन जा रही है। तो बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शन हम कहीं पर रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा अकाउंट। समझना बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले हमने पढ़ा बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। जहां बिजनेस ट्रांजैक्शन वो होती हैं जो ट्रांजैक्शन हमारी बिजनेस से रिलेट करती हैं, वो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं। अब सर अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स होता है बेटा कि जो पैसा कह रहा हूं सॉरी, जो ट्रांजैक्शन बिजनेस की मैं कहीं पर रिकॉर्ड करता हूं और जहां पर रिकॉर्ड करता हूं उसको मैं बोलता हूं बेटा अकाउंट, है ना। अब जैसे यहां पर परचेज अकाउंट था तो मैंने इसके आगे परचेज लिख दिया तो पता लग गया इस अकाउंट के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शंस है, परचेज की ट्रांजैक्शन। इसके आगे मैंने सेल्स लिख दिया तो यहां पता लग गया इस अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शंस है, सेल्स की ट्रांजैक्शन है। यहां अकाउंट लिख दिया, यहां पता लग गया इस अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शन है, एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शन है। तो अकाउंट समझ में आ गया। जिस बिजनेस ट्रांजैक्शन को मैं रिकॉर्ड करता हूं और जहां पर रिकॉर्ड करता हूं उसे मैं क्या बोलता हूं, अकाउंट बोलता हूं। आगे समझ में, दोनों टर्म से समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बेटा। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं ध्यान से, कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझेंगे। समझो ध्यान से, कैपिटल क्या होती है, समझना ध्यान से। कैपिटल क्या होती है? हमारे अब तक आपने 10th क्लास में कैपिटल का वर्ड समझा होगा, क्या समझा होगा, जो हमारे उसमें होता है ना। कैपिटल को देश भी बोल देते हैं, कैपिटल का मतलब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, है ना। तो अब बात करते हैं कैपिटल क्या होती है, समझना ध्यान से। हमारे यहाँ पर अकाउंट्स के अंदर, अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर कैपिटल का वर्ड कुछ, कैपिटल का मतलब कुछ अलग होता है और वो समझना क्या होता है। देखो वो ये होता है, जब भी कोई बिजनेस
फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिजनेस बना लेता हूं, ये बिजनेस है कोई, ये कोई बिजनेस है, ये कोई बिजनेस है और ये एक बंदा है जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, ये एक बंदा है जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। समझना ध्यान से, जब ये बंदा कौन है, प्रोप्राइटर, जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। अब इस बंदे के दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा, इस बंदे के दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो जब ये बंदा बिजनेस स्टार्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा, बहुत जाहिर सी सिंपल सी बात है। जब ये बंदा बिजनेस स्टार्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि ये बंदा पैसा भी इन्वेस्ट करेगा, है ना। तो जो ओनर होता है, जो प्रोप्राइटर होता है, जो बिजनेस का मालिक होता है, जब वो बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, जब वो बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है तो उस इन्वेस्टिंग मनी को हम कैपिटल बोलते हैं। उस इन्वेस्टिंग मनी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। समझना ध्यान से, यह एक बंदा है, ये नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो जब ये नया बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बेटा ये कहीं ना कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो जब ये बंदा पैसा इन्वेस्ट करेगा तो जो नया बंदा पैसा इन्वेस्ट करता है तो उस इन्वेस्टिंग मनी को, अब नया बंदा कौन, ओनर, क्यों, ये बिजनेस स्टार्ट ये कर रहा है तो ये ओनर हुआ, प्रोप्राइटर ये हुआ, मालिक ये हुआ। तो जब मालिक पैसा इन्वेस्ट करता है फर्स्ट टाइम तो उस मनी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये बंदा जब बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, जब कोई ओनर, जब कोई प्रोपराइटर बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पैसा इन्वेस्ट करता है तो उस इन्वेस्टिंग मनी को जो बिजनेस में इन्वेस्ट की है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। आ गया बेटा समझ में, आ गया समझ में अच्छी तरीके से। हाँ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 3 वर्ड्स हमने पढ़े, 3 वर्ड्स हमने पढ़े। हमने पढ़ा बिजनेस ट्रांजैक्शंस, हमने पढ़ा अकाउंट्स, हमने पढ़ा कैपिटल और हमने पढ़ा लायबिलिटीज, है ना। 3 वर्ड हमने पढ़े, सॉरी 3 वर्ड पढ़े। 4th वर्ड हम पढ़ेंगे, लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी क्या होती है, बहुत ध्यान से समझना। पूरे अकाउंट्स के अंदर गेम ही 2 चीजों का होता है, एक लायबिलिटीज का और एक एसेट्स का। तो बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, लायबिलिटीज क्या होती हैं, क्या होती हैं लायबिलिटीज। फॉर एग्जांपल सोचो, मेरे मतलब से बिजनेस की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेरे हिसाब से बिजनेस के ऊपर पे करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी का मतलब है एक तरीके से कर्जा। लायबिलिटी का मतलब है बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, मतलब बिजनेस को जिसका पैसा पे करना है वो सब बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है। बिजनेस को जिसका पैसा पे करना है वो सब बिजनेस के ऊपर क्या है, लायबिलिटी है। आया समझ में। फॉर एग्जांपल जैसे क्रेडिटर, आपको ये वर्ड भी मिलेगा क्रेडिटर। अब ये क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर बेटा वो होता है जब हम कोई बिजनेस करते हैं, जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो कभी कभी हम उधार में, मतलब क्रेडिट पर कुछ माल खरीद कर लाते हैं, होता है ना। हम हमेशा नगद में नहीं लाते, किसी दुकान पर गए और किसी दुकान से हम उधार में 2 रुपए की टॉफी लेकर आए तो वो दुकान वाला मेरा क्रेडिटर है, मतलब मुझको उस दुकान वाले के 2 रुपए देने हैं। तो जब कोई क्रेडिटर, मतलब मैं किसी से उधार लाया कुछ खरीद के और उस उधार की मुझे पेमेंट करनी है, तो ये क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी बन गया कि भाई मेरी लायबिलिटी है, मैं इसको पे करूंगा,
है ना। तो समझना, जब बिजनेस के ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, उसको ये पेमेंट पे करनी है, तो उसको बोलते हैं बेटा लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज बोलते हैं। ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बिजनेस को पे करनी है, जिनका पेमेंट करना है बिजनेस को। फॉर एग्जाम्पल सिंपल समझेंगे, बिजनेस जिसकी पेमेंट करेगा वो बिजनेस की लायबिलिटी है ना। बिजनेस के ऊपर जिसका कर्जा वो बिजनेस की लायबिलिटी है ना। लायबिलिटी क्या होता है? जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस के ऊपर होती है पे करने की, उसको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, समझना ध्यान से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसेट्स। फिफ्थ वर्ड है हमारा बेटा एसेट्स। एक एक चीज को कॉपी में लिखते रहना, पॉज करके वीडियो को पॉज करके एक एक चीज को कॉपी में लिखते रहना, वेट मत करना, एक एक चीज को कॉपी में लिखना। अब एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स क्या होती हैं? देखो मैं कुछ अपने अलग वर्ड बोलता हूं। एसेट्स अकाउंटिंग में बोला जाता है एसेट्स, और हमारी जो लैंग्वेज होती है सिंपल लैंग्वेज, उसमें हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब मेरी जो प्रॉपर्टी है, मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टी को एसेट्स बोलते हैं। बिजनेस की प्रॉपर्टी को एसेट्स बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल समझना, जिस भी चीज का फायदा मैं फ्यूचर में लूंगा वो सब मेरी एसेट्स है। बहुत सिंपल तरीके से समझना, जिस भी चीज का फायदा मैं फ्यूचर में लूंगा वो सब चीज मेरी एसेट्स हैं। अब क्या ऐसी चीजें हैं जिनका फायदा मैं फ्यूचर में लूंगा? क्या ऐसी चीजें हैं? समझो ध्यान से। अब क्या ऐसी चीजें हैं जिनका फायदा मैं फ्यूचर में लूंगा? बहुत सारी चीजें। मैं टेबल खरीद के लाया, क्या टेबल खरीद के लाया तो फ्यूचर में उस टेबल को यूज करूंगा, एसेट्स। मैंने एक बिल्डिंग बनाई, फ्यूचर में उस बिल्डिंग को यूज करूंगा, एसेट्स। ठीक है, मैंने शर्ट खरीदी, फ्यूचर में पहनूंगा, मेरी एसेट। तो एसेट्स क्या है? एसेट्स मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टी। बिजनेस के अंदर रखी हुई टेबल बिजनेस की एसेट्स है, बिजनेस के अंदर रखा हुआ कंप्यूटर बिजनेस की एसेट्स है, बिजनेस के अंदर रखा हुआ चेयर बिजनेस की एसेट्स है, बिजनेस के अंदर बिजनेस का ऑफिस बिजनेस की एसेट्स है, बिजनेस के अंदर रखा हुआ कैश बिजनेस की एसेट्स है। बिजनेस की जो जो चीजें हैं प्रॉपर्टी हैं वो सब क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं। हम अपनी लैंग्वेज में, पहले लैंग्वेज में लोग प्रॉपर्टी वगैरह कहते थे, हम अपनी लैंग्वेज में उनको एसेट्स बोलते हैं। अब एसेट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बेटा टेंजिबल एसेट्स, समझना ध्यान से, और एक होते हैं बेटा इनटेंजिबल एसेट्स। एक होते हैं बेटा टेंजिबल एसेट्स, एक होते हैं बेटा इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं और इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? बहुत ध्यान से समझना। टेंजिबल एसेट्स का मतलब है वी कैन टच, जिस भी चीज को मैं छू सकता हूं वो टेंजिबल एसेट्स है। वी कैन सी, जिस भी चीज को मैं देख सकता हूं वो टेंजिबल एसेट्स है। वी कांट, सॉरी, वी कैन फील, और जिस भी चीज को मैं फील कर सकता हूं वो सब मेरी क्या है? टेंजिबल एसेट। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड मेरे सामने है, क्या मैं इसको छू पा रहा हूं? हाँ, मैं इसको छू पा रहा हूं, मेरी एसेट्स है। कौन सी एसेट्स है? टेंजिबल एसेट्स। मतलब जिस भी चीज को मैं देख सकता हूं मेरी टेंजिबल एसेट्स है, जिस भी चीज को मैं छू सकता हूं मेरी टेंजिबल एसेट्स है, जिस भी चीज को मैं फील कर सकता हूं मेरी टेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो हमें दिख जाती हैं, जो हमें टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल चेयर, फॉर एग्जांपल टेबल, कैश, सब क्या है? टेंजिबल एसेट्स है।
है ना, आपकी शर्ट, आपकी पैंट, आपका घर, आपका मकान, सब टेंजिबल एसेट्स है। जिस भी चीज को, मेरी कार टेंजिबल एसेट, जिस भी चीज को मैं टच कर पा रहा हूं, जिस भी चीज को मैं देख पा रहा हूं, जिस भी चीज को मैं छू पा रहा हूं, महसूस कर पा रहा हूं, सब मेरी टेंजिबल एसेट्स है। सर इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? बहुत ध्यान से समझना। इंटेंजिबल एसेट्स वी कांट टच, जिसको मैं टच नहीं कर सकता, इंटेंजिबल एसेट्स। वी कांट सी, जिसको मैं देख नहीं सकता, इंटेंजिबल एसेट्स। ओनली फील, जिसको बस मैं फील कर सकता हूं, जिसको बस मैं फील कर सकता हूं, वो मेरी क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट्स। अब मैं आप सब बच्चों से पूछूंगा ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं टच नहीं कर सकता, जिसको मैं देख नहीं सकता, बस फील कर सकता हूं? तो आप सब बच्चों का एक ही जवाब आता है जिसे कहते हैं एयर, है ना। सर एयर को तो हम टच नहीं कर सकते, सर एयर को तो हम देख नहीं सकते, तो एयर को फील करते हैं? नहीं, वो अलग बात है। मगर इंटेंजिबल एसेट्स, एक तरीके से मैं एक वर्ड समझाता हूं, आपके समझ में आ जाएगी क्या चीज होती है। बेटा रेपुटेशन, बिजनेस की रेपुटेशन मतलब बिजनेस की गुडविल। रेपुटेशन को गुडविल के नाम से जाना जाता है अकाउंट्स में। रेपुटेशन को अकाउंट्स के अंदर गुडविल के नाम से जाना जाता है। हमारे बिजनेस का बहुत नाम है, क्या मैं टच कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं देख सकता हूं? नहीं। मगर फील होती हैं ये चीजें, हाँ मेरे बिजनेस का नाम है। तो जिस भी चीज को बस मैं फील कर पा रहा हूं, वो क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। मेरे नाम की वजह से मेरा बिजनेस चल रहा है ना, तो एक तरीके से मेरा नाम भी मेरी एसेट्स है, मेरी कमाई है। तो टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं। मगर इंटेंजिबल एसेट्स, जिनको ना तो हम टच कर सकते हैं, जिनको ना हम देख सकते हैं, बस फील कर सकते हैं, वो होती है हमारी इंटेंजिबल एसेट्स। वो क्या होती है? हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है ना। तो एसेट्स क्या होती हैं? बिजनेस की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको मैं यूज करता हूं, वो सब मेरी एसेट्स है, और वो बिजनेस की ही प्रॉपर्टी है, बिजनेस का मालिकाना हक है उनको ऊपर, वो एसेट्स होती हैं। तो दो तरीके की चीज होती है, जो मेरे पास आएगा या मेरा है वो मेरी एसेट्स, जो मेरे पास से जाएगा या मुझे किसी का देना है वो मेरी लायबिलिटी। समझे? जो मेरा है, मेरे पास आएगा, वो मेरी एसेट्स। जो मेरा है और मेरे पास आएगा, मेरी एसेट्स। जो मैं किसी और को दूंगा और किसी और का है, वो मेरी लायबिलिटी। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, रिसीप्ट। अगला पॉइंट पढ़ते हैं बेटा, रिसीप्ट। रिसीप्ट पढ़ते हैं। रिसीप्ट्स क्या होती हैं? बिजनेस के अंदर, बहुत ध्यान से समझना, अब बहुत छोटी छोटी टर्म्स है, बहुत ध्यान से समझना। बिजनेस के अंदर मिलने वाला पैसा मेरी रिसिप्ट है। रिसिप्ट का मतलब क्या है? मिलना। रिसिप्ट का मतलब क्या है? मिलना। तो जो भी चीज मुझे मिल रही है उसको मैं बोलूंगा रिसिप्ट, और जो भी चीज मैं दे रहा हूं उसको मैं बोलूंगा पेमेंट, है ना। तो जो चीज मुझे मिल रही है वो मेरी रिसिप्ट। आप भी समझ सकते हैं, कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो समझाने के लिए लिखना जरूरी नहीं है, समझाना जरूरी नहीं है। रिसिप्ट क्या है? बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर जो भी चीजें मिल रही हैं, रिसिप्ट। बिजनेस के अंदर जो भी चीजें मिल रही है, रिसिप्ट, और जो मैं दे रहा हूं वो पेमेंट। तो रिसिप्ट समझ में आ गया। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस, दोनों को पढ़ते हैं एक साथ। पहले मैं पढ़ाता हूं बेटा एक्सपेंसेस, और उसके बाद पढ़ाऊंगा बेटा मैं आपको एक्सपेंडिचर। पहले एक पॉइंट पढ़ते हैं एक्सपेंसेस, उसके बाद पढ़ाऊंगा मैं आपको एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जिस चीज का मैं यूज ले चुका हूं वो एक्सपेंसेस होते हैं। जिस वैल्यू का मैं यूज ले चुका हूं, टेकन है, वो एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने रेंट पेड करना है, तो रेंट पेड करने से पहले मैं 1 महीने उस मकान में रहा हूं ना, एक्सपेंसेस है ना। फॉर एग्जांपल, सैलरी पे करनी है, तो सैलरी पे करने से पहले मैंने उस बंदे का यूज किया है ना, एक्सपेंसेस। तो बिजनेस के अंदर जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे स्टेशनरी
खरीदी, कुछ खरीदा, मार्कर खरीदा, तो मार्कर मेरी एसेट्स तो है नहीं जो मैं फ्यूचर तक चलेगी, 50 साल, है ना। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस वो होते हैं जिस चीज का मैं यूज ले चुका होता हूं, वो सब चीज मेरी एक्सपेंसेस होती है ना। वो सब चीज मेरी क्या होती है? एक्सपेंसेस होती है। समझ में आ गया? एक्सपेंसेस। अब 7 पॉइंट हमारा था एक्सपेंडिचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब छोटे छोटे एक्सपेंसेस को मिलाकर, छोटे छोटे बहुत सारे एक्सपेंसेस को मिलाकर एक बड़ा एक्सपेंसेस क्रिएट होता है। जब छोटे छोटे एक्सपेंसेस को मिलाकर एक बड़ा एक्सपेंसेस क्रिएट होता है तो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। समझना ध्यान से। जब छोटे छोटे एक्सपेंसेस को मिलाकर, जब छोटे छोटे एक्सपेंसेस को मिलाकर एक बड़ा एक्सपेंडिचर, बड़ा एक्सपेंसेस क्रिएट होता है, जब छोटे छोटे एक्सपेंसेस को मिलाकर एक बड़ा एक्सपेंसेस क्रिएट होता है तो उसको बोलते हैं बेटा एक्सपेंडिचर। समझना, एक्सपेंसेस क्या है? छोटे छोटे खर्चे, छोटे छोटे एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चे जिसका मैं पे कर रहा हूं। मैंने पेन खरीदा, मैंने पेंसिल खरीदा, मार्कर खरीदा, मैंने रेंट पेड किया, मैंने सैलरी पेड की, मैंने एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया, मैंने बहुत सारी चीजें की, सब मेरे एक्सपेंसेस, है ना। कमीशन दिया किसी को, डिस्काउंट दिया किसी को, एक्सपेंसेस। और जब ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस मिलकर एक बड़ा एक्सपेंसेस क्रिएट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेटा एक्सपेंडिचर, बड़ा एक्सपेंसिव। अब ये छोटा खर्चा है, फॉर एग्जांपल ये चाय के ऊपर एक्सपेंसेस हुआ, फॉर एग्जांपल ये पेन के ऊपर एक्सपेंसेस हुआ, फॉर एग्जांपल ये पेंसिल के ऊपर एक्सपेंसेस हुआ, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने रेंट पेड किया, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने सैलरी पे की, है ना, बहुत सारे एक्सपेंसेस। अब कोई मुझसे पूछे चाय पे कितना खर्चा हुआ है तो मैं बता दूंगा 5 रुपए। कोई मुझसे पूछे पेन पर कितना खर्च हुआ है, मैं बता दूंगा 5 रुपए, है ना। कोई मुझसे पूछे टोटल एक्सपेंडिचर कितने हुए हैं तो मैं इन सारों को एक साथ टोटल करूंगा और टोटल एक्सपेंडिचर बता दूंगा। तो मतलब क्या है? छोटे छोटे एक्सपेंसेस को जब हम एक साथ मिला लेते हैं और एक बड़ा एक्सपेंस क्रिएट होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। समझ में आ गया आपके? समझ में आ गया? ठीक है, डन। फटाफट कॉपी करो जिसे कॉपी करना है, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना जिसको कॉपी करना है। देखो बेटा, अगला पॉइंट है हमारा प्रॉफिट। अगला पॉइंट है हमारा प्रॉफिट और मैं 3 टर्म्स को लूंगा। नंबर 9 को लूंगा, नंबर 22 को और नंबर 23 को। प्रॉफिट 22 पर क्या है? इनकम, और 23 पर क्या है? गेन। इन तीनों टर्म्स को मैं लूंगा, इनकम, प्रॉफिट और गेन, तीनों टर्म्स को लूंगा और तीनों टर्म्स के अकॉर्डिंग मैं आगे के बिजनेस को समझाऊंगा। समझना, कभी कभी क्या होता है, हम प्रॉफिट को, इनकम को और गेन को, हम प्रॉफिट को, इनकम को और गेन को तीनों को एक चीज मानते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम प्रॉफिट को भी, इनकम को भी और गेन को भी तीनों को एक चीज मानते हैं, है ना। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट, इनकम एंड गेन एंड व्हाट इज प्रॉफिट, इनकम एंड गेन, दोनों का मतलब समझाता हूं, समझना ध्यान से बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने, आपने कौन देखे भुट्टे, है ना, मैं 300 रुपए के भुट्टे परचेज करके लाया। मैंने 300 रुपीज के कॉर्न परचेज किए, है ना, और मैं उन कॉर्न को एक ठेले पर रखकर बेचने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से समझना, मैं उन कॉर्न को एक ठेले पर रखकर बेचने जा रहा हूं, है ना, एक ठेले पर रखकर बेच के जा रहा हूं। जब मैं उन कॉर्न को 300 रुपए के कॉर्न को मैंने बेचा तो वो कॉर्न मेरे 500 रुपीज के सेल हो गए। मतलब मैंने 300 रुपए के कॉर्न कितने रुपए में बेचे? 500 रुपए में बेचे। 300 रुपए के कॉर्न कितने रुपए में बेचे? 500 रुपए में बेचे, है ना। अब देखते हैं प्रॉफिट और इनकम में क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, ये 500 रुपीज मेरी क्या है? इनकम,
ये 500 रुपीज मेरी क्या इनकम, कि मुझे कितने रुपए कमाए, 500 रुपए कमाए। अब 500 में से 300 को मैंने माइनस किया, 200 रुपए बचे। ये 200 रुपए मेरा क्या है, प्रॉफिट। मतलब 500 रुपए की इनकम पर मैंने 200 रुपए क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। तो ये क्या है, मेरा इनकम, और ये क्या है, मेरा प्रॉफिट। मतलब 300 रुपए के भुट्टे जब मैंने 500 रुपए के बेचे तो 500 रुपए मेरी इनकम और बेटा 200 रुपए मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट। अब बात करता हूं गेन की, समझना। अब बात करता हूं गेन की। गेन क्या है, समझना ध्यान से। अब बात करता हूं गेन की। बेटा जब मैं उन भुट्टों को सेल कर रहा था तो मैं ठेले को लेकर जा रहा था, तो मैंने जब भुट्टे बेच दिए तो भुट्टों के ऊपर जो छिलके होते हैं ना, छिलके होते हैं कौन के ऊपर, वो छिलके मेरे उसके ऊपर रखे हुए थे ठेले के ऊपर, और मैं उनको फेंकने जा रहा था। तो रास्ते में एक आंटी मिली और आंटी ने बोला कि आप इन कॉर्न का क्या करोगे, आप ये वाले कॉर्न हमको दे दो, मतलब कॉर्न के ऊपर के छिलके जो हैं, कॉर्न रैपर जो हैं, वो हमको दे दो। आप क्या करोगे? मैंने कि मैं तो फेंकने जा रहा हूँ। तो उसने बोला कि आप फेंक कर क्या करोगे, मेरे पास बकरी है, बकरी इनको खा लेती है, आप ये कॉर्न के रैपर मुझको दे दो, आप ये कॉर्न के रैपर मुझको दे दो, बकरी इनको खा लेती है। तो हमने कहा ठीक है। अब मैंने वो आंटी को 30 रुपए के सेल कर दिए। क्या सेल किए? कॉर्न रैपर। कितने रुपए के सेल किए? 30 रुपए के। तो बेटा ये 30 रुपए मेरे लिए क्या हो गए, गेन हो गए। मतलब क्या है, 500 रुपीज इनकम हुई, 200 रुपए प्रॉफिट और ये 30 रुपए गेन। मतलब प्रॉफिट, इनकम में से एक्सपेंसेस घटाकर जो बचता है वो प्रॉफिट होता है ना। और टोटल जितना कमाया वो इनकम होती है, और जो पैसे कमाने की उम्मीद नहीं थी और वो पैसा भी कम गया, वो मेरा गेन होता है। जो पैसे कमाने की उम्मीद नहीं थी वो पैसा भी कम गया, वो मेरा गेन होता है। तो समझ गए व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस, इट इज इक्वल टू प्रॉफिट। इनकम क्या है? टोटल जितना पैसा कमाया इनकम है, और गेन जिस पैसे के कमाने की उम्मीद नहीं थी वो पैसा भी कम गया, इट इज कॉल्ड गेन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो आ गया समझ में? आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं बेटा, आगे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? परचेज। अगला पॉइंट क्या है हमारा? परचेज। बहुत ध्यान से। अगला पॉइंट क्या है हमारा? प्रॉफिट हो गया, लॉस, ओ सॉरी लॉस है ना। 10 पॉइंट है हमारा लॉस। और देखो कहीं पर एक्सपेंसेस भी वो लिखे हैं, हाँ 8 पॉइंट में एक्सपेंसेस भी लिखा था, 8 पॉइंट में एक्सपेंसेस भी लिखा था। तो दोनों चीजों को दोबारा समझते हैं। एक्सपेंसेस को हमने समझ लिया, मगर समझते हैं दोबारा, व्हाट इज लॉस एंड व्हाट इज एक्सपेंसेस। देखो बेटा लॉस क्या है और एक्सपेंसेस क्या है, लॉस क्या है और एक्सपेंसेस क्या, बहुत ध्यान से समझना। दोनों एक दूसरे के चाचा ताऊ है, मतलब भाई बहन है, समझना। मैं ये मार्कर परचेस करके लाया, मैं ये मार्कर परचेस करके लाया, मैंने उसको मार्कर की पेमेंट की, इट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, ये हमने अभी पढ़ा था, है ना। मैं ये बोर्ड परचेस करके लाया, मैंने इस बोर्ड की उसको पेमेंट की, ये एक्सपेंसेस है ना। बट जब मैं इस बोर्ड को परचेस करके ला रहा था और मैं जब इस बोर्ड को यहां पर टांग रहा था, टांगते टाइम ये बोर्ड गिर गया। जब मैं इस बोर्ड को यहां पर लगा रहा था ये बोर्ड गिर गया और बोर्ड टूट गया, तो वो एक्सपेंसेस मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। मतलब ये मार्कर मैं खरीद के लाया, रास्ते में ये मार्कर खो गया, तो वो क्या हो गया? लॉस। तो जब किसी एक्सपेंसेस को करने के बाद मैं उसका यूज नहीं कर पाता ना, तो वो मेरा क्या बन जाता है? लॉस बन जाता है। तो वो मेरा क्या बन जाता है? लॉस बन जाता है। तो लॉस क्या है? लॉस का मतलब है कि मैंने उस चीज का प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया, तो मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। और एक्सपेंसेस का मतलब हम जानते हैं, बहुत सिंपल है एक्सपेंसेस। मैं ये मार्कर लाया, रास्ते में ये मार्कर मेरा कहीं गिर गया, मेरा लॉस हो गया, है ना। मैं बुक लाया, रास्ते में बुक कहीं खो गई, मेरा लॉस हो गया। लॉस क्या है? बिजनेस के अंदर होने वाला ऐसा चीज जिसका मैं यूज नहीं कर पाया और नुकसान हो गया, लॉस
है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉसेज एंड एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस वो जिसका मैंने यूज कर लिया, अभी वही तो बताया था, चाय पी, पेन खरीदा, है ना। बट लॉस क्या है कि उसका मैं यूज नहीं कर पाया। मैं ये बोर्ड लाया तो था कि पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक्सपेंसेस किए, बट ये बोर्ड गिर गया और टूट गया, लॉस हो गया। ये क्या है? लॉस है। आ गया समझ में? आ गया बेटा समझ में? ठीक है। लॉस क्या है? जिसका मैं यूज नहीं कर पाया। चलो बच्चों, लॉसेस पढ़ लिया, एक्सपेंसेस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे परचेज। अब हमारा पॉइंट क्या है? परचेज। परचेज क्या होती है? बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। एक बिजनेस है, एक बिजनेस है बेटा, और इस बिजनेस के अंदर जब भी हम बाहर से कोई चीज खरीद कर लाते हैं उसको परचेज बोलते हैं। सिंपल वर्ड एक और, जैसे हम इंग्लिश में बाय को खरीदना बोलते थे, ऐसी अकाउंट्स में परचेज को खरीदना बोलते हैं। बहुत सिंपल। जैसे हम इंग्लिश में बाय को खरीदना बोलते थे, ऐसी अकाउंट में परचेज को खरीदना बोलते हैं। मतलब जब हम बाहर से कोई भी चीज बिजनेस के अंदर लाते हैं और उसके बदले पैसे देते हैं, तो वो सब चीज मेरी क्या होती है? परचेज होती है। तो परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना। मतलब मैंने कोई भी चीज खरीदी, इट इज कॉल्ड परचेज, है ना। अगला पॉइंट है मेरा सेल्स। अगला पॉइंट है मेरा सेल्स। सेल्स क्या है? सेल्स तो जानते ही हैं, सेल का मतलब होता है बेटा बिक्री, मतलब बेचना। जब हम किसी चीज को बेचते हैं, मतलब अपने बिजनेस से किसी भी चीज को, प्रोडक्ट को किसी दूसरे को देते हैं और उसके बदले प्रोडक्ट को देते हैं, बिजनेस से किसी प्रोडक्ट को किसी दूसरे को देते हैं और उसके बदले कैश लेते हैं, या उसके बदले उधार भी लेते हैं, तो उसका नाम लिख देते हैं, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल क्या है? जब भी किसी चीज को दूसरे बंदे को देंगे और उसके बदले या तो कैश लेंगे या बाद में पैसे आएंगे, उसे सेल बोलते हैं। परचेज क्या है? परचेज का मतलब खरीदना और सेल का मतलब बेचना। परचेज का मतलब खरीदना और सेल का मतलब बेचना। सिंपल, बहुत सिंपल टर्म्स हैं ये। कुछ टर्म्स, जो टर्म्स आपको नहीं लगेगी उसको ज्यादा डिफाइन करूंगा, जिनको आप थोड़ा बहुत जानते हो उनको कम डिफाइन करूंगा, है ना। चलो अगला पॉइंट क्या? गुड्स। बहुत बढ़िया चीज, इसे समझना ध्यान से, इसे समझना ध्यान से। क्या होता है गुड्स? क्या होता है गुड्स? बहुत ध्यान से समझना। गुड्स क्या है? गुड्स का मतलब होता है बेटा माल। हम जिस भी चीज का बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा फर्नीचर का बिजनेस है और मेरे गोडाउन में, फर्नीचर का बिजनेस है और मेरे गोडाउन में फर्नीचर ही फर्नीचर है, तो मैं किसी से ये नहीं बोलूंगा ये मेरा फर्नीचर है, नहीं, मैं उससे बोलूंगा ये मेरा गुड्स है। क्यों? जिस भी चीज को हम सेल करते हैं, जिस भी चीज को हम परचेज करते हैं, उसको अकाउंटिंग टर्म्स में गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी की शॉप है, स्टेशनरी की शॉप पर बहुत सारी बुक्स हैं, तो वो बुक्स स्टेशनरी वाले को, मतलब उस दुकानदार के लिए गुड्स है ना। फॉर एग्जांपल मेडिकल स्टोर है और मेडिकल स्टोर पर बहुत सारी दवाइयां हैं, मेडिसिन है, तो वो दवाइयां उस बंदे के लिए क्या है? गुड्स है। तो जिस भी चीज को मैं बेचता हूं और जिस भी चीज को मैं खरीदता हूं, वो सब चीजें बिजनेस के लिए गुड्स होती हैं। वो सब चीजें बिजनेस के लिए क्या होती हैं? गुड्स होती हैं। किसी भी चीज को बेचना और किसी भी चीज को खरीदना बिजनेस के लिए क्या है? गुड्स है। आ गया समझ में? आ गया बेटा समझ में? ठीक, गुड, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। देखो दोनों पॉइंट एक साथ समझाता हूं। ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल, दोनों चीजों को समझाता हूं, समझना ध्यान से। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब, ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड का मतलब है बेटा बिजनेस,
और बेटा यहां पर भी ट्रेड का मतलब क्या है, बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर जो भी चीज रिसीव्ड हो रही है वो ट्रेड रिसीवेबल। भाई मैंने सेल किया, सेल करने के बाद पैसा आया, वो ट्रेड रिसीवेबल। और बिजनेस के पास से जो भी चीज जा रही है ट्रेड पेबल, है ना। तो ट्रेड रिसीवेबल मेरी क्या हो गई, एसेट्स, क्योंकि मेरे पास आ रही है ना, अभी समझाया था। और ट्रेड पेबल मेरे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी, क्योंकि ये मेरे पास से जा रही है। तो ट्रेड के अंदर आने वाली कोई भी चीज ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड के अंदर से जाने वाली कोई भी चीज ट्रेड पेबल। समझे, ट्रेड के अंदर आने वाली कोई भी चीज ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड के अंदर से जाने वाली कोई भी चीज ट्रेड पेबल। बहुत ध्यान से समझना, बिजनेस के अंदर कोई भी चीज अगर आ रही है तो ट्रेड रिसीवेबल, और बिजनेस के अंदर से कोई भी चीज अगर जा रही है तो ट्रेड पेबल, है ना। आ गया समझ में। तो हमारे ये वाले सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक ये कंप्लीट हो गए। और हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, इनकम पढ़ लिया, गेन पढ़ लिया, और बाकी चीजें हम अभी 2 मिनट में पढ़ते हैं। बाकी चीजें हम 2 मिनट में पढ़ते हैं, है ना। चलो जल्दी से पढ़ते हैं। चलो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है हमारा, अगला बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है हमारी वाउचर। क्या है, वाउचर्स है। वाउचर्स क्या होते हैं, जब भी बेटा हम कोई सेल करते हैं ना, बहुत ध्यान से समझना, जब भी हम कोई सेल करते हैं तो सेल करते टाइम हम उसको कैश मेमो लेते हैं। मतलब जब कोई बिल वगैरह देते हैं या एक प्रूफ होता है, वाउचर एक प्रूफ होता है। किसी को सेल किया, उसको मैंने एक बिल दिया, उसने साइन किया, इट इज कॉल्ड वाउचर्स। वाउचर्स का मतलब क्या है कि कैश मेमो हो गया, जैसे सेल्स किया तो उसको बिल दिया, परचेज किया उससे बिल लेके आया, तो कैश मेमो एक अपने पास एक बिल बनाकर रख रखा है, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, वाउचर्स बोलते हैं, है ना। सेल करते टाइम मिलने वाला बिल वाउचर। सेल करते टाइम उसको एक मैंने ऐसे ही बिल दे दिया, एक्सपेक्टेड बिल की, ऐसा हो सकता है इतना बिल आएगा आपका लगभग, तो वो सब मेरे क्या होते हैं, वाउचर्स होते हैं, है ना। अगला पॉइंट पढ़ते हैं बेटा, बैड डेब्ट्स। अगला पॉइंट हमारा बैड डेब्ट्स। अब समझेंगे ध्यान से, अगला पॉइंट है हमारा बैड डेब्ट्स। बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, है ना। हाँ, तो अगला टॉपिक हमारा बैड डेब्ट्स। बेटा बैड डेब्ट से पहले मैं आपको 2 चीजें और समझाता हूं, ध्यान से समझना। एक होते हैं हमारे डेटर्स, ये भी एक हमारी अकाउंटिंग टर्म्स है, और एक होते हैं हमारे क्रेडिटर्स, है ना। एक होते हैं डेटर्स, एक होते हैं क्रेडिटर्स। डेटर्स कौन होते हैं, जो हमारे बिजनेस से उधार लेकर जाते हैं, वो सब डेटर्स होते हैं। जो हमारे बिजनेस से उधार लेकर जाते हैं वो सब कौन होते हैं, डेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमको पैसे देंगे वो डेटर है। फॉर एग्जांपल ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, और बिजनेस से कोई बंदा परचेज करके ले गया, और वो भी कैसे, क्रेडिट परचेज, मतलब उधार में परचेज करके ले गया, तो ये बंदा मेरे बिजनेस का क्या बन गया, डेटर बन गया। डेटर कौन, डी फॉर डेटर, डी फॉर देने वाला, मतलब जो मुझको देगा वो कौन है, डेटर है। जिससे मुझे लेने जाना है कि भाई ला मेरे पैसे दे, वो डेटर है। कि भाई तू मेरी दुकान से उधार परचेज करके ले गया था, मेरे पैसे दे, वो डेटर है बेटा। और क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनको मैं दूंगा, जिनसे मैंने उधार खरीदा है, वो क्रेडिटर। तो क्रेडिटर तो अभी हमारे पास वर्ड है नहीं इसका यूज, मगर डेटर का यूज है। डेटर का मतलब क्या है कि जो बंदे हमारे पास से उधार, मतलब जिनके पास से पैसा आना है, वो सब मेरे डेटर है, वो सब मेरे क्या है, डेटर है। अब बैड डेब्ट्स क्या होता है, बैड डेब्ट्स का मतलब, फॉर एग्जांपल समझो मेरा ध्यान से, जैसे मेरे डेटर मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए के हैं, जैसे मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए के डेटर्स हैं, है ना। सोचो अगर मार्केट के अंदर मेरा 1 लाख रुपए के डेटर्स हैं, तो क्या पूरे के पूरे 1 लाख रुपए के डेटर्स मेरी पेमेंट कर देंगे, नहीं करेंगे। तो मतलब जो डेटर होते हैं उन डेटर्स, मतलब मेरे पास 1 लाख के मार्केट में डेटर है, तो मेरे पास 1 लाख रुपए आएंगे।
1 लाख रुपीज मुझे मिलेंगे, मगर ये 1 लाख रुपीज मुझको नहीं मिले, इन 1 लाख रुपीज का 5% पैसा मेरा मर गया। होता है ना, 1 लाख रुपए मेरे मार्केट के अंदर पड़े हुए हैं, तो जरूरी कोई है 1 लाख मिलेंगे भाई, कोई 2,000 रुपए, 5,000, 10,000 रुपए मेरे मरेंगे, मतलब कोई ना कोई पैसा तो जो डेटर्स का पैसा जो मुझे मिलना था, जो पैसा मेरा मर जाता है, बेकार हो जाता है, जो मुझे नहीं मिलता, उस पैसे को हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। समझे? जैसे डेटर्स का 1 लाख का 5% अगर मैं निकालूं तो 5/100, तो 5,000 रुपए मेरे क्या हो गए? बैड डेब्ट्स हो गए। बैड डेब्ट्स का मतलब, बैड का मतलब बेकार डेब्ट्स, ऐसे पैसे जो बेकार हो गए, जो बेकार डेब्ट्स हो गए उनको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या है? जो डेटर का पैसा मुझको आना था, मुझे मिलना था, उसमें से कुछ पैसा मेरा बैड डेब्ट्स हो गया, उसमें से कुछ पैसा मेरा मर गया, उसे हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। समझ में आ गया? आ गया समझ में बेटा? ठीक, अगला पॉइंट है हमारा बुक वैल्यू। अगला पॉइंट है हमारा बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू क्या होती है, समझना ध्यान से। बुक वैल्यू क्या होती है? 2 तरीके की वैल्यू होती है, एक बुक वैल्यू होती है, एक मार्केट वैल्यू होती है। किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी एसेट्स की, किसी भी चीज की 2 वैल्यू होती हैं, एक होती है बुक वैल्यू, एक होती है मार्केट वैल्यू। अब बुक वैल्यू कौन सी है? जैसे 100 रुपए की चीज थी मेरे पास, 100 रुपए की चीज थी मेरी बुक्स में, उसकी अमाउंट लिखी हुई थी 100 रुपए, तो बुक वैल्यू। मगर मार्केट के अंदर वो चीज अब 250 रुपए की सेल हो रही है, तो मार्केट वैल्यू। तो मतलब जो मेरी बुक्स के अंदर किसी प्रोडक्ट की अमाउंट लिखी है वो होती है बेटा मेरी बुक वैल्यू, और वो मार्केट में कितने की भी बिक रही हो वो होगी उसकी मार्केट वैल्यू। आपने जब प्रॉपर्टी वगैरह देखते हैं तो होता है सर्कल रेट अलग होते हैं, मार्केट रेट अलग होते हैं, वही सब सेम चीज है। जैसे ये मार्कर मैं 20 रुपए का लाया, तो मैंने 20 रुपए की बुक वैल्यू है इसकी, मगर आज ये मार्कर मार्केट के अंदर 40 रुपए का बिक रहा है ना, तो मार्केट वैल्यू। तो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू कभी कभी अलग होती है। बुक वैल्यू का मतलब है जो वैल्यू मेरी बुक के अंदर लिखी हुई है, इट इज कॉल्ड बुक वैल्यू, इट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बेटा बहुत ध्यान से समझेंगे, छोटे छोटे टॉपिक है, मजा आएगा समझना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये क्या होता है? जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं या किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं या बेचते हैं, तो इस प्रोडक्ट की बनाने में जो कॉस्ट आती है, कॉस्ट पर जब हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो हमारा बन जाता है COGS, मतलब कॉस्ट फॉर गुड सोल्ड। अब क्या है, ये प्रोडक्ट मानो मैंने 100 रुपए का बनाया और 20 रुपए का प्रॉफिट लगाया, अब ये प्रोडक्ट हो गया 120 रुपए का। मतलब मैंने कहा कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट फॉर गुड सोल्ड मतलब कम से कम 120 रुपए में बिकना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब है कि कम से कम आपको इतने रुपए का बेचना है, तो मार्केट के अंदर कम से कम 120 का, मैक्सिमम तुम कितने का भी बेचो। तो कॉस्ट फॉर गुड सोल्ड मतलब किसी गुड्स को बेचने के लिए जो अमाउंट डिक्लेयर की जाती है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट फॉर गुड सोल्ड। MRP अलग है, MRP अलग है। किसी गुड्स को सेल करने के लिए जो कॉस्ट डिक्लेयर की जाती है, जो अमाउंट डिक्लेयर की जाती है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट फॉर गुड्स सोल्ड। समझ में आ रहा है बेटा? उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट फॉर गुड्स सोल्ड बोलते हैं। आगे आगे है बेटा इंसॉल्वेंट। कुछ पॉइंट्स को तो मैं आपको यहीं समझा देता हूं। इंसॉल्वेंट्स क्या होते हैं? देखो इंसॉल्वेंट क्या होता है, ये सारे हो गए हमारे। इंसॉल्वेंट जो बंदा, जैसे ये बंदा है मिस्टर ए, इसके ऊपर बहुत सारी लायबिलिटी थी, बहुत सारी लायबिलिटी थी। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की लायबिलिटी है, ये बंदा अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर पाया। जो अपनी लायबिलिटीज को पे नहीं कर पाता तो उसे गवर्नमेंट इंसॉल्वेंट घोषित कर देती है। मतलब इंसॉल्वेंट होता कब है आदमी? जैसे इस आदमी की 1 लाख रुपए की क्या थी? लायबिलिटीज थी। हमने इसकी सारी एसेट्स को बेच दिया, जब भी लायबिलिटी पे नहीं हो पाई, सारी एसेट्स को
बेकर लायबिलिटी पे नहीं हो पाई तो गवर्नमेंट उसको क्या कर देती है, इंसोल्वेंट घोषित कर देती है। इंसोल्वेंट का मतलब क्या होता है, दिवालिया। इंसोल्वेंट का मतलब क्या होता है, दिवालिया। तो जब भी हम किसी भी चीज की लायबिलिटी को पे नहीं कर पाते और सारी एसेट्स को बेक भी देते हैं, मतलब 1 लाख की लायबिलिटी थी, 20,000 की एसेट्स बेकी, 80,000 रुपए अब भी बच गए, तो 80,000 रुपीज की लायबिलिटी में पे नहीं कर पाया, तो 80,000 की लायबिलिटी पे नहीं कर पाया तो इस बंदे को क्या हो गया, ये बंदा इंसोल्वेंट हो गया। इंसोल्वेंट का मतलब है, हिंदी में आपने सुना भी होगा, दिवालिया। मतलब इस बंदे का दिवालिया निकल गया, दिवाला निकल गया, है ना, इंसोल्वेंट। आगे पढ़ते हैं। इनकम हमने पढ़ लिया, गेन हमने पढ़ लिया। परचेज रिटर्न क्या होता है, समझना ध्यान से। परचेज रिटर्न क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। परचेज रिटर्न क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। परचेज रिटर्न मैंने बताया था, जब बिजनेस से खरीदता है कोई आदमी किसी चीज को तो उसको परचेज बोलते हैं। परचेज रिटर्न क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये बिजनेस था और इस बिजनेस से इस बंदे ने कोई चीज क्या की थी, परचेज की थी, है ना। अब इसके पास मानो 100 चॉकलेट पहुंची, इसने 100 चॉकलेट परचेज की थी। 100 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट, 5 चॉकलेट, 5 चॉकलेट जो थी वो डिफेक्टिव चली गई, बेकार चली गई, ठीक है, स्क्रैप चला गया। तो ये बंदा उन 5 चॉकलेट्स को हमको क्या देता है, बिजनेस को वापिस देता है। तो जब हम किसी चीज को परचेज, मतलब किसी चीज को सेल करते हैं, मतलब परचेज इसने किया, जब ये बंदा परचेज करने के बाद मुझको वापिस भेजेगा तो उसको मैं बोलूंगा परचेज रिटर्न। मतलब कोई आदमी किसी चीज को खरीदता है और खरीदने के बाद वो मेरे बिजनेस को वापिस भेज देता है, इट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न, है ना। सेल्स रिटर्न क्या है, सेल्स रिटर्न का सीधा सा फंडा है, जब मैं किसी चीज को, फॉर एग्जांपल अब इसे उल्टा कर देते हैं, क्या उल्टा क्या कर देता हूं, मैंने इससे सेल की, मैंने इस बंदे से माल खरीदा, मेरे पास कुछ गुड्स बेकार आ गए, मैंने इसको वापस कर दिए, और जब जो खराब गुड्स आए मैंने वापस किए, इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। तो मतलब परचेज रिटर्न क्या है, जब मैं किसी चीज को खरीदने के बाद मेरे पास वापस आ जाती है, परचेज रिटर्न। और जब मैं किसी चीज को बेचता हूं और बेचने के बाद जब मैं उस चीज को सेल करता हूं और सेल करने के बाद मेरे पास वापस आ जाती है तो सेल्स रिटर्न। तो खरीदने के बाद कोई चीज वापस आई, मैंने खरीदा, समझो मैंने कोई चीज खरीदी, परचेज की, बेकार आ गया, मैंने उसको दे दिया, परचेज रिटर्न। मैंने कोई चीज सेल की, उसके पास बेकार पहुंच गया, उसने मुझको दे दिया, सेल्स रिटर्न। मैंने कोई चीज परचेज की, मैंने वापस दे दी, परचेज रिटर्न। मैंने उसको बेका, उसने मुझको वापस दे दी, सेल्स रिटर्न। आ गया समझ में, आ गया बेटा समझ में। चलो अब आगे चलते हैं, कॉस्ट। कुछ पॉइंट और हमारे बच्चे हैं, फटाफट से पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में जो अमाउंट लगती है उसे हम कॉस्ट बोलते हैं। बहुत सारी दुकानों पे मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दुकान पर जाते हैं और बोलते हैं क्या इसकी कॉस्ट क्या है, वो तुम्हें कॉस्ट बता देगा। नहीं, कॉस्ट होती है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लगी हुई अमाउंट कॉस्ट होती है ना। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो अमाउंट लगती है वो कॉस्ट होती है। उसमें प्रॉफिट ऐड होता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, बहुत सारी चीज ऐड होती है, जब जाके एमआरपी बनता है। तो किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो अमाउंट लगती है वो कॉस्ट होती है ना। अब आगे चलते हैं, डिस्काउंट। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है, डिस्काउंट। समझेंगे डिस्काउंट क्या होता है, अच्छी तरीके से आप जानते होंगे, आपने बहुत बार यूज भी किया होगा भाई। डिस्काउंट का मतलब जब मैं किसी चीज को परचेज करता हूं या सेल करता हूं, है ना। डिस्काउंट का मतलब होता है बेटा छूट। तो जब उस चीज पर मुझे थोड़ा बहुत छूट मिलती है, वो कहता है जैसे 100 रुपए की चीज मुझे 95 में मिल गई, तो 5 रुपए मेरा क्या हो गया, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या है, जो मुझे मिलता रहता है, कब, परचेज करने पर या सेल करने पर। सेल करने पर मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा और परचेज करने पर मुझे डिस्काउंट लेना पड़ेगा। प्रोप्राइटर,
प्रोप्राइटर वर्ड मैंने आपको अभी कैपिटल वाले उसमें समझाया था। प्रोप्राइटर कौन होता है? हु कंसीव्स द आइडिया, हु कंसीव्स द आइडिया ऑफ बिजनेस, जिसके दिमाग में बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया क्रिएट होता है ना, वो प्रोप्राइटर होता है। जिसके दिमाग में बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया क्रिएट होता है वो प्रोप्राइटर होता है ना। प्रोप्राइटर कौन? जिसके दिमाग में बिजनेस खोलने का आइडिया, मतलब जो ओनर हुआ, ओनर कौन सा? फर्स्ट ओनर, वो प्रोप्राइटर होता है। ओके, ठीक, आगे पढ़ते हैं। स्टॉक क्या होता है? जितना भी माल मेरे बिजनेस के अंदर, जितना भी गुड्स मेरे बिजनेस के अंदर रखा हुआ है वो सब क्या है? स्टॉक है। वो सब क्या है? स्टॉक है। जब गुड्स मेरे पास एक अच्छी क्वांटिटी में रखा होता है ना, तो उस गुड्स को मैं स्टॉक बोलता हूं कि ये मेरा स्टॉक है ना। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म है, मैं आपको याद करवा रहा हूं, याद कर लेना, दोबारा वीडियो देखना, 10 बार देखना, समझ लेना। फाइनल चीज बैलेंस शीट, एंड लास्ट बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट का मतलब है कि बैलेंस शीट हमारा फाइनल स्टेटमेंट होता है बेटा, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को डिफाइन करता है, जिससे पता लगता है कि हमारा बिजनेस कहां पर है। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट हमारा एक फाइनल स्टेटमेंट होता है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को डिफाइन करता है कि हम आज प्रॉफिट में खड़े हैं या हम आज लॉस में खड़े हैं। हम आज प्रॉफिट में खड़े हैं, हम आज लॉस में खड़े हैं, बताती है बैलेंस शीट, है ना। तो बैलेंस शीट में क्या होता है? दो टर्म्स होती हैं, एक तरफ होती है बेटा हमारी एसेट्स और एक तरफ होती है हमारी लायबिलिटीज। जब लायबिलिटीज और एसेट्स का टोटल इक्वल होता है तो इसका मतलब है हमारे बिजनेस में कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ। समझना ध्यान से, बैलेंस शीट नाम ही ऐसा, एक ऐसी शीट जो आपके बैलेंस को डिफाइन करती है, एक ऐसी शीट जो आपके बैलेंस को डिफाइन करती है। और बैलेंस किसका? फाइनल बैलेंस, फाइनल स्टेटमेंट कि पूरी साल मेहनत करने के बाद आज आपका रिजल्ट क्या है ना। फाइनेंशियल पोजीशन, आज आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आप आज प्रॉफिट में हैं, आप आज लॉस में हैं, ये सब कौन डिफाइन करता है? फाइनल बैलेंस शीट डिफाइन करती है। तो बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, 2-3 टॉपिक और पढ़े थे, वो भी लिख लेना। 31 हमने डेटर भी पढ़ा था, 32 हमने क्रेडिटर भी पढ़ा था, है ना। ये सारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो आपको अकाउंट में यूज होगी। कैपिटल क्या होती है, प्रोप्राइटर का पैसा होता है, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रिसिप्ट्स क्या होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, ये सारी अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो आपको यूज होंगी। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट में, किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी टर्म्स में कोई दिक्कत आती है तो बेटा मेरा नंबर है 7557404085। आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके भाई, आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ। थैंक यू।